हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। आप सभी फ्रेंड्स का यूपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आप सभी के मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बुनियाद बैच को लेकर थे और आप सभी के वो जो कमेंट्स है वह टीम ने कंसीडर भी किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं कि आपको यूपीएससी वाला का जो बुनियाद बैच है ये आपको बेसिक टू एडवांस लेकर जाएगा। और साथ ही सबसे ज्यादा जो आपकी क्वेरीज थी बुनियाद भाषा की, किस लैंग्वेज में आपको जो नोट्स है वे प्रोवाइड होंगे, किस लैंग्वेज में आपको क्लासेस पीडीएफ सारी जो चीजें हैं वे प्रोवाइड होंगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो वर्जन है बेसिकली हम बाइलिंगुअल लेकर चलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश सभी बच्चों को ये चीजें, ये जो क्लास है वह समझ में आएगी। सो बेसिकली फ्रेंड्स, बुनियाद बैच जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये जो बैच है ये हमारा बेसिक टू एडवांस है। ठीक है, बेसिक टू एडवांस हम इसमें चीजों को समझेंगे। आप अपने जो टॉपिक्स है उसमें एक शुरुआत का जो आपका लेवल होता है कि एकदम अगर आप जीरो से शुरू करेंगे आपको हीरो कैसे बनना है उस सब्जेक्ट में, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि फुल कंप्लीट तरीके से भी एनसीईआरटी में है एंड उसका बेसिक भी एनसीईआरटी में है। तो यहाँ पर बुनियाद बैच का मेन जो मोटिव है, ऐसे स्टूडेंट को जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन नहीं की है या शुरू की है या फिर जो कर चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी एक समझ नहीं बन पाई है, उन सभी के लिए ये बुनियाद बैच बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। सो हम बेसिक से शुरू करते हुए इसको हम कनेक्ट करेंगे करंट अफेयर से, इसको हम कनेक्ट करेंगे जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम्स विभिन्न लिए गए हैं अब तक, उन सभी के कौन से क्वेश्चन से क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स जो है उसको कोरिलेट करना सीखेंगे। नोट्स हम इसमें प्रॉपर बनाएंगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का, उसके साथ एडवांस नोट्स भी आपको मिलेंगे। जो क्लास में हम कर रहे हैं ये पीडीएफ सारा जो रिटन वर्जन है ये भी आप सभी को प्रोवाइड होगा और ये बैच जो है वह यूट्यूब एंड एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है। सभी बच्चे इसका जो एक्सेस है वह फ्री में ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूंगी बुनियाद बैच के अलावा भी 7 और 15 से जो आपके बैचेस हैं, संकल्प एंड प्रहार बैच, तो उसकी भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो जो भी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्हें की क्लियर नहीं हो पा रहा है, अभी भी डाउट है बैचेस को लेकर कि कौन से ऐसे बैचेस है जो प्योर इंग्लिश पे होंगे, कौन से ऐसे बैचेस है जो कि इंग्लिश पे होंगे एंड कौन से ऐसे बैचेस है जो हिंदी में होंगे, वो सभी डिटेल्स आपको दी हुई है। चलिए तो शुरू करते हैं बुनियाद बैच। और यहाँ पर फ्रेंड्स आज जो हमारी क्लास है फर्स्ट क्लास, इसे हम शुरू करेंगे आप सभी के फेवरेट एंड एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से जो कि है आपका पॉलिटी। बिकॉज ऑफ पॉलिटी की जब हम बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नींव है पॉलिटी आपका। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि इंटरेस्टिंग भी लगता है क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, जब आप पार्ट होंगे इस गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का, जब आप भाग बन जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि लॉ इंप्लीमेंटेशन जो हो रहा है उसमें कहां कहां प्रॉब्लम्स हो रही है, किस तरीके से जो नीतियां हैं उनका कार्यान्वयन करना है। और इन तमाम बातों को गवर्निंग से संबंधित जो भी बातें हैं, गवर्नेंस से संबंधित जो भी बातें हैं, पॉलिसी मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन से संबंधित जो भी इश्यूज है, जो भी करंट अफेयर एंड सारी चीजें हैं, वो सभी आपको करंट इश्यूज देखने होंगे। तो यहाँ पर पॉलिटी जो है वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 6 से लेकर 12 तक के जो भी टॉपिक्स होंगे उसे हम कवर करेंगे। और यहाँ पर आज हमने फर्स्ट जो टॉपिक चूज किया है वह है आपका डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, विविधता और भेदभाव। सो ये है आपका बुनियाद का फर्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो इस क्लास में हम करने वाले हैं। फर्स्ट देखिए, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि आखिर डाइवर्सिटी क्या है और डाइवर्सिटी जो वर्ड है इसका क्या अर्थ है, क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसके एलिमेंट्स है, उसको हम समझेंगे। सेकंड हम देखेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कि अगर हम कहते हैं कि अनेकता में जो एकता है वही हिंद की विशेषता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो यूनिटी है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और जो डाइवर्सिटी है वो हमारी एक वीकनेस ना हो के हमारे सामने एक स्ट्रेंथ के रूप में आती है। देन हम देखेंगे कि इसमें लगभग 10, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं रहेंगे। किसी दिन हो सकता है कि हम 5 एमसीक्यू देखें, हो सकता है किसी दिन हम 20 एमसीक्यू देख ले। तो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपकी रिवीजन क्लास भी होंगी। जैसा कि जो बच्चे पहले मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि मैं एक जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है या क्लास वाइज हम एक रिवीजन जो सेशन है वह लेकर आते हैं।
आपका जो प्रैक्टिस सेशन है वह लेकर आते हैं। उसी क्वेश्चन का, टॉपिक का हम फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, उसे हम समझेंगे मेन की पॉइंट्स के द्वारा, साथ ही उसे हम अपने क्वेश्चन में भी कवर करेंगे। गॉट इट? तो यहां पर देखो कि एमसीक्यू के साथ हमारे पीवाईक्यू भी होंगे, तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में, उन सभी पर भी हम एक जो चर्चा है वह कर लेंगे, उसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वह इतनी डेप्थ से पूछा जाता है, या ये जो नेचर है वह क्वेश्चन के पूछे जाने का है। ठीक है। एंड देखिए, फोर्थ हम टॉपिक देखेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि विविधता तो ठीक है, लेकिन विविधता के बाद जब आप उस डिफरेंशिएशन, उस अंतर के आधार पर जब आप भेदभाव करना शुरू हो जाते हैं, तो क्या उनके आधार है इंडिया के संदर्भ में, क्या वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन तमाम बातों पर डिस्कशन होगा। डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस, देखिए जब हम प्रेजुडिस की बात करते हैं, पूर्वाग्रह की बात करते हैं, ठीक है, पूर्वाग्रह का क्या मतलब होता है, पूर्वाग्रह का क्या मतलब होता है उसे हम समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी एंड प्रीएम्बल, है ना, हमारा संविधान, अस्पृश्यता एंड प्रस्तावना। सो ये हमारे टॉपिक्स हैं। ओके। एंड एक और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी वाला, यूपीएससी जो आपका चैनल है फ्रेंड्स यूट्यूब पर, इसमें जो भी बच्चे ऐसे हैं जो क्लास शुरू होने के पहले इन्होंने अगर ये वीडियो नहीं देखी है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी एंड यूपीएससी प्रिपरेशन, सो आपको ये वीडियो देखनी है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जो एनसीईआरटीज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, और इसी के साथ साथ आपको कैसे उन एनसीईआरटीज को खत्म करना है। बिकॉज ऑफ बहुत सारे बच्चों के मन में जो क्वेश्चन है वो होगा कि मैम कैसे पढ़े, कहाँ से शुरू करें, कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट्स है, नोट्स बनाए ना बनाए, और अगर हमने नोट्स बनाया तो उसकी क्या रेलेवेंसी है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में आपको दिए हुए हैं, इसके आंसर। सो प्लीज आप ये जो वीडियो है वह देख सकते हैं, जिन बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है उनके में। सो देखो, मैं आपको पॉलिटी का जो एनसीईआरटी है वो एक बार बता देती हूँ कि आपको 6 to 12 जो एनसीईआरटी है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी जो टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है उसको हम या तो स्किप कर देंगे या फिर किसी और चैप्टर के किसी पॉइंट में एक सब टॉपिक की तरह जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लास 6 के डाइवर्सिटी से हम शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको क्लास 12 तक का जो कुछ टॉपिक्स है पॉलिटिक एनसीईआरटी उसे हम कवर करेंगे। सो बेसिकली 6, 7, 8 का जो आपका एनसीईआरटी है, मुझे लगता है आई थिंक 2 वीक्स में खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम केवल, अच्छा एक और बात कि आप सभी को लगता है कि मैम क्या केवल आप एनसीईआरटी ही करेंगी या फिर हमारा जो कवरेज है वह और भी होगा। मैं आपको बता दूं, हमारा जो कवरेज है वह जुड़ेगा आपके करंट अफेयर से, ठीक है, आपके पीवाईक्यू से, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो इससे इंटरलिंकिंग होंगे उन सभी से हमारा कवरेज जुड़ेगा। तो केवल ओनली एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको एनसीईआरटी से ज्यादा इस बुनियाद बैच में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, 2 एंड 3, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पॉलिटी के बेसिक के यहाँ कवर होंगे। देन कम टू द नेक्स्ट क्लास 9 एंड 10, लोकतांत्रिक राजनीति, जो आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्ट 1 एंड पार्ट 2, थोड़ा सा इसमें स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। एंड जब हम 11, 12 की बात करेंगे, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, भारत का संविधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ये 2 बुक्स। क्लास 12 में समकालीन विश्व राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है। तो आपके ये क्लास 12 के एनसीईआरटी हैं। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी के कवर पेजेस से, देख लीजिएगा। तो सोशल, देखो जब भी किसी बुक को पढ़ना, तो बुक को पढ़ने का क्या तरीका होगा वो भी आप सभी जान लें। एक बार इंडेक्स जरूर आपको देखना है, और इस इंडेक्स में से आपको देखना है कि आपके लिए ज्यादा काम के कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, आपका फर्स्ट में डाइवर्सिटी है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। आपके ऐसे के अकॉर्डिंगली आप अगर देखेंगे तो भारत के संदर्भ में क्या विविधता है, क्या विविधता हिंद की विशेषता है, अगर आप इस टॉपिक को समझते हैं जो कि भारत की एक विशेषता है, इंडिया की एक विशेषता है, तो फिर आप ऐसे राइटिंग में भी इसका जो यूज है वह कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ऑफ आप तैयारी ही क्यों कर रहे हैं, ताकि आप गवर्नमेंट का एक पार्ट बन सके, आप एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है उसका एक पार्ट बन सके, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, व्हाट इज गवर्नमेंट एंड की एलिमेंट्स क्या होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, ये हमारी कल की क्लास होगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर। तो अभी देखो, अभी आपके जो ये जो आपके चैप्टर्स है फ्रेंड्स, ये शॉर्ट होंगे, तो हम इसे थोड़ा सा जल्दी करते हुए चलेंगे। लेकिन जब हम क्लास 9, 10, 11, 12 जैसे जैसे हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड टॉपिक्स कवर करेंगे, तो उनमें पढ़ने और उनमें समझने के लिए
बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, सो दैट टाइम हम उन चीजों को बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देन थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली इस क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे विविधता क्या है, क्यों क्या भेदभाव है भारत के संदर्भ में, इंडिया की सोसाइटी में क्या टेंडेंसी है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, है ना, एंड गवर्नमेंट क्या है, एंड लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक को, जो कि है आपका डाइवर्सिटी। आखिर डाइवर्सिटी है क्या, क्यों हम यहाँ पर जो विविधता है वह हमें पढ़नी है, विविधता की जो समझ है वह हमारे लिए होना क्यों जरूरी है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है, देखो एक ही फ्लो चार्ट से हम पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे कि जो मेन कीवर्ड है वो हम लिख लेंगे, ताकि जब हमें रिकॉल करना हो पूरे चैप्टर को तो केवल एक पैराग्राफ से हो जाए। सो ये बहुत ही एक साइंटिफिक मेथड है। अगर आप कीवर्ड्स के द्वारा चीजों को याद रखते हैं फ्रेंड्स, तो लॉन्ग टर्म जो है वह आपको याद रहेंगी, मेंस में भी आप इसका यूज डेफिनेटली कर पाएंगे। सो बेसिकली जब हम विविधता की बात करते हैं कि आखिर ये है क्या, तो आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर हम, तो विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, संस्कृति के जो लोग हैं वह भारत में रह रहे हैं। और इवन अभी नहीं, अगर आप 4-5,000 वर्षों के पहले का भी जब आप इतिहास देखते हैं, और जो आपको वहां से डेटा कलेक्ट होता है, जो वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि अलग अलग तरह की मूर्तियां मिलती हैं, अलग अलग तरह के जो सिंबल्स हैं, जो रिलीजन, जो आपके रिलीजियस संबंधित है, धार्मिक संबंधित है, आपके कल्चर से संबंधित हैं, तो बहुत डिफरेंट कल्चर्स। और आप जब आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि किस तरह से गंगा जमुनी तहजीब, मतलब यहाँ पर भी दो कल्चर्स का आपको मिक्स दिख रहा है, तो कैसे जो है डिफरेंट हमारे कस्टम्स हैं, डिफरेंट हमारे फेस्टिवल्स हैं। अगर हम भाषाओं की बात करें तो 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंगली लगभग 19,560 के आसपास ऐसी मातृभाषा, ऐसे अगर हम मदर टंग लैंग्वेजेस की बात करें, है ना, तो ये लगभग हमारी इतनी ज्यादा है। लेकिन अगर हम 22 आपकी जो मुख्य भाषाओं की बात कर ले कि 95-96% जो लोग हैं वह उन 22 भाषाओं को बोलते हैं, जो कि आपकी 8वीं अनुसूची संविधान का जो आपका 8 शेड्यूल है उसमें मेंशन है। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है आपको, ये भाषा, ये धर्म, जो विश्व में 8 प्रमुख धर्म पाए जाते हैं, प्रमुख धर्मों की बात हो रही है, तो सभी धर्म के अनुयायी जो हैं वह भारत में रह रहे हैं और स्वतंत्र रूप से अपना जो धर्म है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें उनको कोई बाउंडेशन, कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली फ्रेंड्स ये हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी है, और इसलिए हम अलग अलग तरीके से जरूर अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम काम एक ही कर रहे हैं कि सभी अपनी जो है वह पूजा अर्चना कर रहा है, कोई हाथ जोड़कर कर रहा है तो कोई खोलकर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने इसी विशेषता को अपनी बुक भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि इंडिया की जो ये यूनिटी है ये हम पर इम्पोज्ड नहीं है, आउटसाइडर नहीं है, बल्कि ये डीपर है, ये हमारे विश्वास में है, कहीं बाहर से थोपी हुई हमारी एकता नहीं है, बल्कि हमारे विश्वासों की एकता है ना। और यही इसी वजह से ये हमारी एक कमजोरी ना होकर हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। चलिए तो देखिए हम शुरू करते हैं कि अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की बात करें, लोगों की बात करें, तो सभी जो पर्सन है एक जैसे तो होते नहीं है, सभी अलग अलग है ना। तो यहाँ पर अगर सब अलग है, सबकी भाषा अलग है, सबके जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनके क्लॉथ्स है, उनका फूड है वो अलग है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो लद्दाख है और केरल है, तो दोनों का चूंकि ज्योग्राफिकल जो एरिया है, तो ज्योग्राफी, उनके सर्कमस्टांसेस है वो अलग हैं, उनका फूड अलग होगा, उनके क्लॉथ्स अलग होंगे। लद्दाख में जो है वह ऊन से बना हुआ पूरा कोट पहना जाएगा, तो वहीं जब आप देखेंगे कि केरल में जो है वहाँ समुद्री जलवायु है, वहां पर के जो लोग हैं वह किस तरह से कपड़े पहनते हैं, क्या उनका फूड है। तो ये सारी जो डाइवर्सिटी है ये इंडिया के संदर्भ में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ जो चीजें हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। सो मैं आपको कुछ जो पॉइंट्स है मैं नोट कराती हूँ, उससे हम समझेंगे। सो आप इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए कोशिश कीजिए, आप ये ना सोचे कि ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, कभी कर ली कभी नहीं कर ली। अगर आप रेगुलर इस क्लास को करते हैं, मैं इस बात की गारंटी देती हूं कि यहाँ पर क्लासेस आपको सीक्वेंस वाइज मिलेगी, उनके प्रॉपर टेस्ट कराए जाएंगे, उनके प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन होंगे, ठीक है। उससे आप चीजों को बहुत अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे। एंड प्लस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब आपके हाथ में पेन पेंसिल होता है आप ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, आप थोड़ा सा
जो बातें हैं केवल सुन नहीं रहे होते हैं बल्कि आपको नोट्स भी बनाने होते हैं, है ना, तो आपका जो अटेंशन है वह बढ़ जाता है। और यही हमें चाहिए कि इवन आप सभी जो है एक ऐसा स्टूडेंट जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट भी क्लास में है उसे भी उतने ही अच्छे से समझ में आएगा जितना कि अगर टॉपिक कोई पहले स्टूडेंट पढ़ चुका है उसे। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें स्पेशली इंडिया में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे, चाहे हम धर्म की बात कर लें, ठीक है, रिलीजन्स की बात कर लें, हम भाषाओं की बात कर लें। देखिए कीवर्ड्स में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगी, समटाइम्स हो सकता है हिंदी में लिख दूं इंग्लिश में लिख दूं, लेकिन उसको बता मैं आपको दोनों भाषाओं में दूंगी। तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वह केवल इंग्लिश में कीवर्ड लिख लें, जो हिंदी वाले हैं केवल हिंदी में लिख लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब हम अपने धर्म की बात करेंगे कि 8 जो प्रमुख धर्म है ये इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है, और सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। जब हम भाषाओं की बात करेंगे तो स्पेशली 2011 का जो आपका सेंसस है, जनगणना है, इसके अकॉर्डिंगली 19,000 प्लस, ठीक है, 19,000 से ज्यादा जो भाषाएं हैं वह भारत में अवेलेबल है, ठीक है, बोली जाती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर भी जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल मदर टंग है, उसकी भी बात यहाँ हो रही है, ठीक है। लेकिन स्पेशली जब हम 8th शेड्यूल की बात करेंगे, जब हम अपनी 8वीं अनुसूची की बात करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, ये 22 भाषाएं इसमें स्पेशली मेंशन्ड है। और इसके अलावा आप देखना है आपको कि 96% जो लोग हैं वह इन 22 भाषाओं को बोलते हैं, और बाकी जो 4% लोग हैं वह अदर जो उनकी लोकल मदर टंग है और उन सभी भाषाओं को अपनाते हैं। तो धर्म के आधार पर हमारे यहाँ विविधता है, लैंग्वेज के आधार पर हमारे यहाँ काफी विविधता है। इवन जब हम विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर भी काफी विविधता है। डिफरेंट religious and cultural background and cultural backgrounds, ठीक है, तो बहुत सारी पृष्ठभूमियों के लोग हैं अलग अलग तरीके की, तो ये विविधता हो गई। सो बेसिकली आपको डाइवर्सिटी को जो एक्सप्लेन करना है उसके यही मुख्य तत्व है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी एक और बात से एक और पॉइंट है जो कि आप कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ डाइवर्सिटी और जो हम भेदभाव करते हैं उसके मेन 2 आधार होते हैं। एक तो होता है आपका धर्म, ठीक है, एक तो होता है आपका रिलीजन एंड सेकंड होता है आपका कास्ट सिस्टम। इसके आधार पर आप जो विविधता के आधार पर भेदभाव है उसको करते हैं, ठीक है। सो देखो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये इसमें एक टॉपिक है। सो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में आपको समझना है कि किस तरह से जो इंडिया की विविधता है ये इसकी स्ट्रेंथ है ना कि इसकी वीकनेस है, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट देखो कि अगर ये सभी आपको समझ में आ गया। देखिए जब मैं साइड हो रही हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर क्लास के साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप बाद में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट देखिए, अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा देती हूं कि आखिर इसके जो रीजंस हैं, ठीक है, इसके जो कारण है डाइवर्सिटी के वह है क्या। कारण में देखो बेसिकली 2 कारण हमें समझ में आते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स हमें क्या है, 2 कारण इसके समझ में आते हैं। एक तो है इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक, है ना, ऐतिहासिक या फिर सांस्कृतिक कारण। तो इसे हम कह सकते हैं सांस्कृतिक प्रभाव से, यानी कल्चरल इन्फ्लुएंस। इसकी वजह से डाइवर्सिटीज जो है वह पैदा होती है, विविधता पैदा होती है। एंड सेकेंड वन इज संस्कृति के बाद अगर हम देखें तो ये है आपका ज्योग्राफिकल, ठीक है, ज्योग्राफिकल कारण, आपका भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण। अब देखो जैसे कि जब हम सांस्कृतिक कारण की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, संस्कृति में क्या आता है। संस्कृति की अगर आपको एक परिभाषा देनी हो, वे ऑफ लिविंग, यही कल्चर है ना, यही आपकी संस्कृति है, वे ऑफ लिविंग। आप किस तरह से रह रहे हैं। अब रहने में तो आपके क्लॉथ्स भी आ जाएंगे, आपका फूड आ जाएगा, आपके फेस्टिवल्स आ जाएंगे, आपकी भाषाएं आ जाएंगी, हर वो तरीका जो आप जी रहे हैं। सो कल्चर का बेसिकली मतलब क्या है, वे ऑफ लिविंग, है ना, आपका जो जीने का तरीका है वही आपका कल्चर है, वे ऑफ लिविंग।
और हर जगह का ये समान नहीं होता। समान नहीं होता, उसके पीछे दो कारण है। एक तो है आपका सांस्कृतिक या ऐतिहासिक कारण जो इतिहास से चला आ रहा हो, एंड नेक्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल, वहां का भौगोलिक कारण क्या है। ठीक है, आगे हम इसे एग्जांपल से समझने वाले हैं। सो बेसिकली फ्रेंड्स, जब हम कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो देखो ये कैसे होगा। लाइक यहाँ पर कोई एक कम्युनिटी है, ठीक है, और ये जो कम्युनिटी है वह किसी अदर स्टेट में जाकर बसती है, तो यहाँ पर जो बी कम्युनिटी है या फिर बी जो सोसाइटी है, इन दोनों का कल्चर पहले अलग अलग था। ठीक है, ए कल्चर है एंड बी कल्चर है, तो इन दोनों का जो वे ऑफ लिविंग है, तरीका अलग अलग था। लेकिन ये जो पुरानी संस्कृति थी, जब ये नई संस्कृति में मिली तो आप जानते हैं इससे क्या हुआ। इससे एक मिक्स जो कल्चर है, जिसे हम मिश्रित संस्कृति कह सकते हैं, मिश्रित संस्कृति बन जाती है। आप देखते हैं कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं आप उनके तरीके अपनाने लगते हैं, तो बस वही तो मिश्रित संस्कृति। जैसे कि हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जैसे कि आप आर्किटेक्चर में हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो इंडो इस्लामिक परंपरा है, आजकल आप क्लॉथ्स में देखेंगे तो स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड इवन बॉयज में भी इंडो वेस्टर्न क्लॉथ्स आते होंगे, है ना, कि उसमें इंडिया का भी टच है, उसमें आपको वेस्टर्न का भी टच दिख रहा है। तो ये इंडो वेस्टर्न जो क्लॉथ्स है, पैटर्न है, ये क्या है, ये कल्चर का ही तो मिक्स है ना। तो ये क्या है, मिश्रित संस्कृति का एक उदय हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए देखो, इसके लिए हम केरला के उदाहरण से समझते हैं। तो जब हम केरल की बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैप में देखिएगा कि ये कहां पर है। तो बेसिकली देखो कि केरला में हम देखेंगे कि आखिर एक इंटरमिक्सिंग जो कल्चर है वह कैसे आया। इंटरमिक्सिंग कल्चर, इसके पीछे कारण था, ठीक है, इसके पीछे कारण था कि यहाँ अलग अलग धर्म के लोग जो है वह आकर बस गए। और इसके अलावा आप देखेंगे कि लगभग अगर हम 2000 वर्ष पहले की बात करें तो यहाँ पर जो एसटी थॉमस थे, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी का जो प्रचार है वह किया, और इसके बाद आप सभी को पता होगा कि यहाँ से ही जो अरब ट्रेडर्स हैं वह आते हैं। तो बेसिकली ऐतिहासिक कारण ही तो हुआ ना कि एक समय पहले ऐसी घटनाएं हुई थी, और जब यहाँ पर इन ऐतिहासिक कारणों से यहाँ का जो कल्चर है वह चेंज हुआ, तो उसे ही हमने कह दिया कि क्या है, यहाँ पर कल्चरल इन्फ्लुएंस है और इस वजह से ये डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग आए, इसे हम आगे भी समझेंगे। अब आगे देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई संस्कृति जो है वह कैसे बदल रही है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति मिक्स हो गई और एक इंटरमिक्सिंग जो कल्चर है वह डेवलप हो गया। जैसे कि हम केरला की बात करें कि इसमें बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, है ना, तो उसके पीछे कारण है उसका इतिहास। इतिहास में अगर आप देखेंगे कि देखो केरला जो है, इसकी जो हिल्स है, इसका जो माउंटेन एरिया है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, वह मसालों के लिए प्रसिद्ध है। केरल को मसालों का घर कहा जाता है। तो अगर ये मसालों के लिए फेमस है, और यूरोप में अगर आप देखेंगे कि जो काली मिर्च है उसको यवन प्रिया के नाम से जानते थे, तो यहाँ पर बेसिकली मसालों के लिए लोग आते हैं, है ना, मसालों के लिए लोग जो है वह आए, वह बस गए, कुछ चले गए, लेकिन जब जब लोग आते हैं तो वह केवल आकर गए नहीं है, बल्कि अपना प्रभाव भी छोड़ गए हैं। बस उसी इन्फ्लुएंस से चीजें बढ़ रही हैं। अब नेक्स्ट वन इज देखो, अगला हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक कारक है वह देखें तो इसमें क्या क्या आएगा। लाइक वहां का जो क्लाइमेट है वह कैसा है, ठीक है, वहां की जो जलवायु है वह कैसी है। जैसे कि लद्दाख की बात करें कि वहां पे कोल्ड फ्रीजी जो क्लाइमेट है, तो लोग क्या है कि ऊन का बना हुआ पूरा जो कोट है वह पहनते हैं, आप विभिन्न वो मूवीज में या बाकी जगह देखते ही होंगे। तो यहाँ का चूंकि क्लाइमेट बहुत ज्यादा फ्रीजी है, तो इस वजह से लोग जो है वह चेंज हो रहे हैं। तो जब हम अपने ज्योग्राफिकल जो चीजें हैं, जो भौगोलिक वहाँ का हम कहेंगे कि वहाँ के जो क्षेत्र है उसके अनुकूल जब हम खुद को ढालते हैं, तब एक नया कल्चर बन जाता है। तो ऐसे ही जैसे क्लाइमेट है, ठीक है, वहाँ की मृदा मिट्टी कैसी है, सॉइल वहाँ की कैसी है, मॉनसून वहाँ पर कैसा है, ठीक है, मॉनसून कैसा है, ये सारी चीजें वेरी करेंगी। और इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या हुआ, कल्चर डेवलप हो गया। कल्चर जब डेवलप हुआ, अब देखो कि जैसे कि हम मॉनसून की बात करें कि जो लद्दाख रीजन है, फॉर एग्जांपल लद्दाख, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि लद्दाख में बारिश ही नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर चावल की खेती होगी, राइस का कल्टीवेशन होगा? नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लद्दाख में जो है
जीरो एग्रीकल्चर है एक तरह से, बहुत कम खेती यहाँ पर होगी। यहाँ पर जो अब नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करेंगे, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती। क्यों? वर्षा ही नहीं है ना। तो यहाँ पर दूसरे तरीके का जो कल्चर है वह विकसित होगा। अब ठीक वैसे ही तो यहाँ पर जैसे हम आगे देखेंगे कि भेड़ पालन किया जा रहा है, वहां से उसे मिल्क प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ऊन भी मिल रहा है। चूंकि वहां पर भेड़ पालन इसलिए ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि उससे ऊन मिल रहा है, और ऊन वहां के भौगोलिक जो वहां का क्लाइमेट है ना, जो हम ज्योग्राफिकल एलिमेंट देखेंगे, क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली चूंकि खुद को अनुकूल बनाना है, और इसी वजह से वहां पर भेड़ पालन हुआ। केरल में नहीं भेड़ पाली जाएंगे। क्यों? केरल में आप देखेंगे कि वहां पर जो फिशिंग कल्चर है वो ज्यादा होगा, मछली पकड़ना। वहां पर राइस कल्टीवेशन होगा क्योंकि वहां की जलवायु ऐसी है, वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी है ना, वहां पर पानी जल उपलब्धता है। सो दैट्स वाई वहां पर चावल की खेती ज्यादा होगी, वहां के लोग जो है वह फिश ज्यादा खाएंगे। लेकिन जम्मू लद्दाख में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? अब ये जो दोनों चीजों में अंतर आया, फूड को लेकर, क्लॉथ्स को लेकर, वहां के व्यापार को लेकर, इसका कारण क्या है? तो दोनों ही कारण है ना। कल्चरल इन्फ्लुएंस भी है, ऐतिहासिक कारण भी है, एंड ज्योग्राफिकल रीजन भी है। क्लियर हुआ? तो विविधता के दो कारण हो गए। क्लियर है? सो आप सभी चाहे तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल हमने देख लिया लद्दाख का, जो कि एक माउंटेन, ठीक है, हिल एरिया हो गया, और एक हमने केरल की बात कर ली जो कि आपका सी हो गया, समुद्री एरिया हो गया। क्लियर? चलो अब हम आगे देखेंगे कि डाइवर्सिटी इन इंडिया, है ना। अच्छा, इसके पहले थोड़ा थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। कुछ उदाहरण जो है वह मैं आपके इस पेज पर लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा फर्स्ट वाले पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम यहाँ पर केरला की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, इसका जो क्लाइमेट है वह कैसा है? समुद्री जलवायु है, मैरीटाइम क्लाइमेट है। और यहाँ पे हमने देखा कि विभिन्न धार्मिक संस्कृतियों के अगर लोग आते हैं, ठीक है, रिलीजियस जो है वह बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, डिफरेंट है। उसके पीछे कारण है कि यहाँ पर जो एस.टी. थॉमस है वो आते हैं, ठीक है, जो कि आप देखें क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अरब ट्रेडर्स आते हैं, तो यहाँ पर कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है वह हुआ, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से मिलन हुआ, उसके बाद एक मिक्स जो कल्चर है वह डेवलप हुआ। ठीक है, तो बेसिकली केरला जो है वह कहाँ पर है? आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर है ना, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। थोड़ा सा आपको मैप देखते रहना है, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। क्लियर? साथ ही देखो जैसे केरला का जो बैक वाटर है, पश्च जल, आप सभी ने सुना होगा ना, बैक वाटर, वहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। आगे मैं क्वेश्चन से भी आपको चीजें समझाऊंगी। तो यहाँ पर बेसिकली आपको फ्रेंड्स ये सारी बातें भी याद रखनी है। अब देखो इसके अलावा जब हम लद्दाख की बात करते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको ऊन का बताया है ना, लद्दाख रीजन में, कि यहाँ के जो लोग हैं वह शीप और जो गोट है उसको पाल रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि उन्हें क्या चाहिए? उन्हें यहाँ से ऊन चाहिए। और आप सभी ने सुना होगा पश्मीना वूल, पश्मीना शॉल सुना है? सो देखो, नहीं सुना तो आप सुन लो, ठीक है। सो देखो पश्मीना वूल की जब हम बात करते हैं, 2013 में इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है वह दिया गया, जीआई टैग जो है वह दिया गया, ठीक है। सो पश्मीना शॉल काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक करंट अफेयर का न्यूज आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि अच्छा पश्मीना शॉल की चर्चा हुई। तो यूपीएससी जो है, विभिन्न सिविल सर्विसेज जो है फ्रेंड्स, वह समटाइम्स क्या करती है कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वह आपको दी हुई है, और वहां से ऐड करके आपसे कुछ करंट अफेयर का जो सॉल्यूशन है वह पूछ लिया। तो यही बस बातें हैं कि बेसिक में, बुनियाद में हम बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर पश्मीना जो है वह 2013 में जीआई टैग इसको दिया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि लद्दाख से एक और फेमस जो नाम है, केसर सागा। केसर सागा क्या है? केसर सागा जो है वह तिब्बत का एक ग्रंथ है, चूंकि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है आपके तिब्बत से, है ना। तो यहाँ पर केसर सागा जो एक हम कह सकते हैं जो पोयम है, जो यहाँ के लोग हैं उसे मौखिक रूप से गाते हैं, वर्बली जो है उसका संग्रह किया गया है, केसर सागा। क्लियर? चलो हम आगे चलते हैं और इसे समझते हैं हम, डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो बेसिकली फ्रेंड्स, जब हम इंडिया की बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत टाइप का फूड है, बहुत अलग अलग तरीके के जो फेस्टिवल्स है, डिफरेंट फेस्टिवल्स वह सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे कि आप मकर संक्रांति की ही बात कर लें, तो कहीं पर आप देखेंगे कि लगभग आपको 5-7 नाम तो दिख ही जाएंगे कि इंडिया में साउथ में ये कहा जा रहा है, इसी फेस्टिवल को इसी दिन मनाया जा रहा है।
नॉर्थ ईस्ट में उसका नाम वहां दूसरा है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही फेस्टिवल को डिफरेंट डिफरेंट नाम से विभिन्न देशों के अलग अलग भागों में मनाया जाता है। यहाँ से मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। सो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स जो है वह हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि हम काम तो एक ही कर रहे हैं, बस हमारे तरीके अलग है ना। काम हम एक ही कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, चूंकि हमारे जो तरीके हैं वह अलग अलग है और इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, विविधता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें, अच्छा लद्दाख का आप समझ गए कि जो लद्दाख है इसका क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज्यादा कोल्ड है, फ्रीजी है ना। इसलिए लद्दाख में जो कल्चर है वह दूसरा डेवलप हुआ। और जो केरला की हमने बात की कि यहाँ पर बहुत सारे जो मसाले हैं वह होते हैं, अरब ट्रेडर्स आते हैं, बहुत सारे और भी ऐसे लोग आए कि यहाँ का जो कल्चर है वह चेंज हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो देखो बेसिकली जब हम भारत की एकता की बात करेंगे, है ना, अनेकता में एकता हिंदी की विशेषता, और ये जो विशेषता है वह बन रही है कि भारत जो है, देखो जब भारत आजाद हुआ था ना, तो बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत आज स्वतंत्र जरूर हो गया है, एक जरूर हो गया है, लेकिन आगे जाके ये जो है वह बहुत भागों में, बहुत देशों में बट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग चीजों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वह उल्टा क्या हो गया कि एक ऐसा कल्चर विकसित हुआ कि अगर इंडियंस कहीं जाए उनके कल्चर में समानता दिखेगी, चाहे वह इंडिया के किसी भी पार्ट का हो, उनके जो बिलीफ है, उनके जो विश्वास है उसमें समानता दिखेगी, है ना। तो ठीक ऐसे ही यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो यहां पर देखो जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है आपको कुछ बातें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, है ना, किसकी बुक है, एक तो आपका क्वेश्चन यही हो गया, भारत की खोज। सो ये JL नेहरू। इसके अलावा इनकी कौन सी बुक्स है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इन्होंने कहा कि जो भारतीय एकता है, ठीक है, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, JL नेहरू के द्वारा क्या कहा गया कि ये हमारे यहाँ फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, एंड JL नेहरू ने क्या कहा। तो बेसिकली हमने अब तक समझा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया कि ये जो है बहुत ही डीपर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, यूनिटी इन इंडिया जो है वह बहुत ही ज्यादा हमारा एक ऐसा विश्वास है जो हमें जोड़े रखता है, हमारी मजबूती है। और ऐसे ही जो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि भारत में चूंकि बहुत ज्यादा अलग अलग कम्युनिटी, अलग कास्ट, रिलीजन, अलग अलग विश्वास को मानने वाले लोग हैं और हम इन्हें आसानी से हम इन पर रूल कर सकते हैं, तो यहाँ पर जब हमने स्वतंत्रता, जो हमारे संग्राम थे, है ना, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल थे, उसमें सभी ने एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी और उससे ये बताया कि किस तरह से हमारे अलग अलग बिलीव्स, अलग अलग कल्चर होते हुए भी हम सब एक है। और इसी तरह से जब हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि इनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या था कि दो देशों के ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा लिखे गए दो जो गीत हैं वह दो देशों के नेशनल एंथम बन गए, एक बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला एंड इंडिया का जनगण मन। सो फर्स्ट टाइम जब अगर हम जनगण मन की बात करें, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि पहली बार इसे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये जो है वह इसका हिंदी वर्जन लिखा मूल रूप से बंगाली भाषा में गया था, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, जो संविधान सभा है, उसके द्वारा इसके हिंदी वर्जन को हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हमने अपने राष्ट्रगान जनगण मन को अपनाया था और इसमें जो सारी बातें की गई हैं वे भारत की एकता को दर्शाती हैं और भारत की विविधता को भी दर्शाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये हमने हिंदी वर्जन अपनाया है, जबकि मूल रूप से ये बंगला भाषा में लिखा हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे कि हम अमार सोनार बंगला की बात करते हैं तो ये बंगाल का नेशनल एंथम है। क्लियर? चलिए अब देखो आप इससे कितना सीखे,
इसके लिए मैं आपसे कुछ मेंस के क्वेश्चन और पीटी के जो क्वेश्चन है वे डिस्कस कर लेती हूँ। तो एक मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ, चूंकि मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था जब बुनियाद बैच का जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी को दिया गया था कि हम इसमें मेंस आंसर राइटिंग भी करने वाले हैं एंड प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कई तरीके हैं। तो ऐसे ही देखो, मेंस का एक क्वेश्चन है, आप सभी को लिखना है कि क्या आप सोचते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, ठीक है, जो विविधता की एकता है, ये एक एप्रोप्रिएट टर्म है, एक सही तथ्य है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए। हिंदी वालों को हिंदी में लिख लेना है। तो बेसिकली मैं आपको कुछ हिंट्स देती हूँ कि जो यहाँ पर कीवर्ड है वो आपको क्या यूज करना है, जिसमें कि आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप अलग अलग जो रिलीजन है, जो डिफरेंस है उनकी बात कर सकते हैं, आप कास्ट सिस्टम की बात कर सकते हैं, ठीक है, आप अलग अलग बिलीफ्स की बात कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज की बात कर सकते हैं कि इन ये सारी चीजें होते हुए भी सभी लोग जो है वह एक है। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं वह आपको लिखनी है, ठीक है। तो आपकी मेंस आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है वह शुरू हो गई। जिस बच्चे ने शुरू में, मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने कभी आंसर राइटिंग नहीं की इवन सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, ऑब्वियस सी बात है, स्कूल में कॉलेज में आप सभी ने आंसर राइटिंग की है, ठीक है, आप उसी लेवल से शुरू करें। आप बिल्कुल भी ना सोचे कि आपको एक ऐसा आंसर लिखना है जिसमें आपको 10 ऑफ 10 मार्क्स मिल जाए। सो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको लिखना शुरू करना है। देखो, कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो आपकी एक सुप्त अवस्था है कि नहीं मुझे लिखना ही नहीं है, वो नहीं करना है, आपको शुरू कर देना है लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर प्लीज आप सभी के लिए होमवर्क है कि क्या अगर हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करें, क्या ये भारत को व्याख्यायित करने के लिए सही बिंदु है, एक सही टर्म है, जरूर लिखिएगा इसको, ठीक है। ज्यादा नहीं, चलो मैं आपको बता देती हूँ, आप 100 वर्ड्स इसके ऊपर लिखने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी बच्चे इसको लिख ले वो मुझे आज की क्लास के नीचे जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कल मैं आपके जो वो कमेंट है वह देखकर ही क्लास में आऊंगी, क्लियर। और बाकी आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मैम कोई और भी तरीका हो सकता है या हमें कोई चीज समझ में नहीं आई, वो भी आप कमेंट्स करने के लिए देखो सब स्वतंत्र है ना। इस डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई आप किसी के लिए भी पोस्ट कर सकते हैं, किसी के लिए भी आप वीडियो बना सकते हैं, आप किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र है, फ्री हैंड है एकदम। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि उसका यूज सही कीजिए, है ना। और आपके जो भी डाउट है आप उसको पूछने के लिए कि वजह इसके कि आप नेता नगरी करें, वजह इसके कि आप कोई बहुत बड़े मुद्दे इस पर उठाएं। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं मानती हूँ कि भाई सीरियस जो स्टूडेंट है, सीरियस एस्पिरेंट कम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ कि अगर कोई सिंगल एक स्टूडेंट भी ऐसा है जो पढ़ने के उद्देश्य से कमेंट कर रहा है, उसका डाउट है, आपका डाउट जेन्युइन है, फ्रेंड्स आपके डाउट में कल से क्लास में डेफिनेटली लूंगी, ठीक है। तो इस क्लास के दौरान ही मैं आपके जो डाउट है वीडियो के नीचे जो जेन्युइन डाउट होंगे उसको मैं सॉल्व करूंगी, उसको हमारी जो टीम है वह सॉर्ट करेगी, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चंस आपने थोड़ा सा समझा, जो कि बहुत ज्यादा था नहीं इसमें समझाने के लिए, है ना। सो देखो, विद रेफरेंस टू डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत की जो विविधता है इसके बारे में कंसीडर करना है। सो यहाँ पर एक आपको कथन है बच्चों और एक आपका कारण है, ठीक है। सो असर्शन एंड रीजन। फर्स्ट है कि रीजंस बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। अपने अद्वितीय इतिहास के कारण क्षेत्र बहुत विविध हो जाते हैं। मैंने आपको केरला को उदाहरण दिया ना, क्या है वो, केरल इसमें फिट नहीं हो रहा क्या, डेफिनेटली, है ना। नेक्स्ट देखो कारण क्या है, मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप द लाइफ एंड कल्चर देयर। कई अलग अलग संस्कृति प्रभाव वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद करते हैं। तो हमने देखा कि अगर केरला में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले लोग हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ वहां अरब ट्रेडर्स आते हैं, वहां बाकी धर्म के जो अनुयायी हैं वो आते हैं, वहां रहते हैं, और वहां से जो सोसाइटी है वह वैसे ही बन जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा इसमें करेक्ट कोड। सो दोनों ही सही है। और क्या सही व्याख्या कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है भाई, कि अलग अलग सांस्कृतिक प्रभाव जो है, वहां जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, डेफिनेटली आप अपने किसी फ्रेंड के साथ रहिए, और अगर मान लीजिए आप बहुत ट्रेडिशनल हैं, ठीक है, स्पेशली अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, हो सकता है आपकी जो फ्रेंड है वह केवल ट्रेडिशन वेयर करती हो, तो कभी ना कभी आप भी उसके प्रभाव में ट्रेडिशन वेयर जरूर करेंगे। तो ये क्या हो गया कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए, है ना, इन्फ्लुएंस हो गए ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि दोस्ती में लोग जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उसने क्या पहना है, उसके पास कौन सा फोन है, वह कौन सी जो चीजें हैं, क्या स्टडी उसकी है, बाकी सारी चीजें हम बहुत फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो, और अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास से बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वह विविध हो जाती है, डेफिनेटली। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, है ना, दोनों ही सही है और इसकी करेक्ट व्याख्या भी है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द डाइवर्सिटी इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बच्चों दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है डाइवर्सिटी कम व्हेन पीपल अडैप्ट देयर लिव्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया
इन विच दे लिव। विविधता तब आती है जब लोग अपने जीवन को उस भौगोलिक क्षेत्र में ढाल लेते हैं जिसमें वे रहते हैं। अब याद करो लद्दाख रीजन को, तो लद्दाख का जो क्लाइमेट है वह कोल्ड है, फ्रीजी है, तो वहां के लोगों ने कैसे कपड़े वेयर किए हैं, हमने बात की। अब देखो नेक्स्ट है, पीपल लिविंग नियर सी हैव सेम फ्रॉम द लिविंग ऑफ दैट पीपल लिविंग द माउंटेन एरिया, कि जो लोग समुद्र के पास रहते हैं वे ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी हिल माउंटेन पर्वत क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन। क्या सेम है? तो मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बताया। अब देखो कनेक्ट कर पा रहे हैं आप, नहीं कर पा रहे हैं, आप इस चीज को सोचिएगा कि हमने टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना लिए, लेकिन अब क्या आप, अब हमारा बचता है एप्लीकेशन वाला पार्ट कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो आपने इसके पहले की जो 30 मिनट की क्लास है वह ठीक से पढ़ी है, और अगर नहीं पढ़ी तो आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। देखो मैं फिर कहती हूँ कि इस ऑनलाइन क्लास में आप उतने ही सीरियस हो सकते हैं जितने कि आप ऑफलाइन में हो सकते हैं। बस ये नहीं हो सकता कि भाई आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वह सामने से पूछ ले, बाकी आप कमेंट तो कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो कि वो बात भी खत्म हो गई कि यहाँ पर मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ अगर आप ठीक से अप्लाई करेंगे तो जब आप बुनियाद के, मैं गारंटी देती हूँ कि आप 50 क्लासेस कर लीजिए या 10 क्लास भी कर लेंगे, और उस 10 क्लासेस में हमने जो बेसिक पढ़ा है, जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, आपकी बहुत बेहतर समझ जो है वह बन जाएगी, आप सेल्फ स्टडी खुद से भी कर पाओगे, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि ये गलत है, ये गलत है। क्यों? अगर हम यहाँ पर लद्दाख रीजन की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर के कहां पर है, ठीक है, और यहाँ पर हम केरला की बात करें, तो क्या इन दोनों का जो फूड है, इन दोनों का जो अगर हम खेती की बात करें, क्या दोनों जगह राइस होता है? क्या दोनों जगह का जो नेचुरल वेजिटेशन है वह सेम है? नहीं है, नहीं है, है ना। यहाँ के लोग कुछ और डिफरेंट डिफरेंट वेयर कर रहे हैं, यहाँ के लोग ऊन पहन रहे हैं। तो बेसिकली समुद्र और अगर हम इनकी बात करें तो ये समान नहीं है। क्लियर? सो आपसे क्या पूछा था? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ लद्दाख कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकेशन लद्दाख के बारे में पूछा है यहाँ पे, ठीक है। सो दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि जो लद्दाख है वह जम्मू कश्मीर के पश्चिम भागों में है, ठीक है। लद्दाख डेजर्ट है एंड माउंटेन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे तो क्या इसके वेस्टर्न पार्ट में है या ईस्टर्न पार्ट में है? नेक्स्ट है, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस द रीजन रिसीव हैवी रेन इज कवर्ड इन अ स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ ईयर। यहाँ बहुत कम कृषि संभव है क्योंकि यहाँ पर भारी वर्षा होगी और वर्ष का एक जो बड़ा हिस्सा है ये बर्फ से ढका रहता है, एक बड़े हिस्से तक, है ना, काफी समय तक। क्या आंसर? देखो यहाँ पर कंट्राडिक्टरी चीजें नहीं लिखी हुई, अलग अलग। भारी वर्षा अगर होती है तो यहाँ पर कम कृषि क्यों होगी? कृषि तो ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत कम है, ये बात सही है, लेकिन इस क्षेत्र में भारी वर्षा, यहाँ पर वर्षा नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो रेगिस्तान है, ठीक है, ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी और बर्फ से ये ढका रहता है। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा था। सो फर्स्ट जो है ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये पश्चिम नहीं बल्कि यहाँ पर ये ईस्ट में है ना, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर है। सो यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट है वह रॉन्ग होगी। करेक्ट पूछा था नन ऑफ द अबव। क्लियर? ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है जिसमें कि आपको बताया है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी तो अब तक हमने समझ ली कि विविधता तब आती है जब हमारा डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ लिविंग होता है, वे ऑफ कल्चर होता है, हमारे धर्म अलग है, उनकी प्रैक्टिस अलग है। तो ये तो हो गई विविधता। लेकिन आगे जब हम कहेंगे कि भाई विविधता तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी कैसे आपको एकदम एक एक कदम आगे बढ़ाती। विविधता समझ ली, अब विविधता के आधार पर जब आप बिहेवियर अपना करेंगे वो होगा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ठीक है। चलो हम इसको समझते हैं एक छोटे से उदाहरण से। तो पहले हम कुछ बातें पहले विविधता के बारे में कर लेते हैं कि चूंकि देखो विविधता क्या है कि अगर हम अपने देश की बात करें, अलग अलग खाना, अलग अलग त्योहार, ये विविधता हो गई। लेकिन अगर हम इनको सेम ढांचे में ढालें कि हर एक तरह के जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के जो लोग वह ऐसे होते हैं, तो वो जो अपनी धारणाएं बनाने लगते हैं, फिर वो जो धारणाएं हैं वह मजबूत हो जाती है और फिर हम उसके आधार पर एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही बातें जो है वह आपको इसमें बताने की कोशिश की गई है। सो डाइवर्सिटी, विविधता तब आती है जब हम दूसरों से अलग हो, दूसरों से अलग भाषा बोले, तब डाइवर्सिटी आती है। जैसे कि सबसे ज्यादा आपको जो विविधता परेशान करती होगी वो जैसे वो है आपकी लैंग्वेज की, आपकी भाषा की, ठीक है। और भाषा को लेकर जब आपकी धारणाएं बन जाती हैं,
वो आपका पूर्वाग्रह बन जाती हैं। पूर्वाग्रह के बाद वही रूढ़ियों में बदल जाती हैं और फिर उसी आधार पर आप एक्ट करने लगते हैं। तब आपसे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो बेसिकली बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है 4 बातें आपको सिखाता है। सबसे फर्स्ट कि पूर्वाग्रह क्या है। सेकंड, अगर आपने कभी पूर्वाग्रह वर्ड नहीं पढ़ा कि आखिर क्या है और कैसे विविधता से जोड़ता है, तो हम अभी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सेकंड है कि प्रेजुडिस क्या है, स्टीरियोटाइप्स क्या है, रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं वह क्या है। थर्ड हम देखेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है वह क्या है, असमानता भेदभाव क्या है, ठीक है। और फोर्थ हम देखेंगे कि समानता के लिए जो संघर्ष है वह कब कब कैसे कैसे हुए, ठीक है। चलो, सो अब देखो, सबसे फर्स्ट अगर मैं पूर्वाग्रहों की बात करूं, सबसे पहले फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान से सुनो। पूर्वाग्रह का क्या मतलब है, अगर हम एक कीवर्ड में बात करें ना, तो ऐसे अनरीजनेबल आपके थॉट्स, ठीक है, ऐसे आपके जिनका कोई रीजन नहीं है, अनरीजनेबल है ये बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपके ऐसे अनरीजनेबल और आपके अनफेयर ओपिनियंस, आपके दृष्टिकोण जो बन जा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये आपके पूर्वाग्रह है। जैसे कि आपने किसी भी मामले में तथ्यों को नहीं जांचा, आपने फैक्ट नहीं देखा और आपने अपनी राय बना ली, अच्छा हिंदी मीडियम का तो सिलेक्शन ही नहीं होता है, या फिर हिंदी मीडियम ऐसा है, इंग्लिश मीडियम वैसा है। तो आपने जब ये सारी बातें आप सोचने लगे, आपने फैक्ट नहीं देखे, तब क्या हो गया, आपके मन में पूर्वाग्रह आ गया, है ना। पूर्वाग्रह आ गया मतलब ऑलरेडी आप एक विचार से ग्रसित हो गए, पूर्वग्रहित हो गए, और आपने अपनी कोई भी जो बात है वह दिमाग में बैठा ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर गांव की बात करें, तो आप गांव के लोगों के बारे में क्या सोचेंगे कि इन्हें जो टेक्नोलॉजी है वो इन्हें पसंद नहीं आती, ठीक है। जबकि आप देखेंगे कि भारत के जो गांव है वो ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, तो आपका पूर्वाग्रह तो गलत हो गया ना। अब ठीक वैसे ही अगर हम शहर की बात करें, तो गांव के लोगों को लगता है कि जो शहर के लोग हैं वह आलसी होते हैं, शहर के लोग इतनी मेहनती नहीं होते, क्योंकि उन्हें शायद खेती नहीं करना होता है, उन्हें बहुत शारीरिक श्रम नहीं करना होता है। शहर के लोगों का जो परिवार है, आप एक दूसरे को टाइम कम देते हैं, लोग साथ में नहीं बैठते हैं, लोगों की जो फैमिलीज है वह न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते। ये सारी बातें क्या हो गई, पूर्वाग्रह हो गई। आपने चीजों को देखा नहीं, आप बस बोले अरे गांव के लोग हैं इन्हें नहीं आता होगा, या शहर के लोग हैं इनमें संवेदनाएं नहीं होती होंगी, है ना, ये ज्यादा मॉडर्न है हो गए, ये स्वार्थी लोग हो गए हैं, ये थोड़ा सा मनी माइंडेड लोग हैं, ऐसा शहर के लोगों के बारे में कहा जाता है। और वैसे ही आप गांव के लोगों के बारे में कहते हैं कि अशिक्षित है, इन्हें पढ़ना नहीं आता, इन्हें पढ़ाई पसंद नहीं है, इन्हें तकनीक पसंद नहीं है, इन्हें केवल खेती करना आता है। तो ये सारी चीजें बच्चों क्या हो गई, आपके अनरीजनेबल, आपके अनफेयर ओपिनियंस हो गए, ठीक है। तो ये हो गए आपके पूर्वाग्रह। एक चीज आपने समझ ली, एक चीज आपने समझ ली। अब देखो बच्चों, ये जो आपका पूर्वाग्रह है ये बहुत सारी चीजों से जुड़ सकता है, ठीक है। ये जैसे कि आप किसी को लाइक कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे इवन मुखर्जी नगर और बाकी जगह पर देखेंगे कि अगर मान लीजिए किसी हरियाणा या फिर इस तरह के अगर लड़के हैं, हरियाणा के अगर मान लीजिए लड़के हैं, वहां के लोग हैं, तो उन्हें आसानी से रूम नहीं मिलेगा। उसके पीछे कारण है उनकी लोगों की सोच कि हरियाणा के लोग जो है वह ऐसे होते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम धर्म की बात करें, कि धर्म में भी आप देखेंगे कि अगर आप इस्लाम के लिए, अगर आप जो फोबिया, एक वर्ड आपने देखा होगा कि इस्लाम के जो लोग हैं वह ऐसे हो रहे हैं, या फिर आप नेगेटिव आपने धारणा बना ली, आपने पूरी कम्युनिटी के लिए नेगेटिव धारणा बना ली। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये आपका पूर्वाग्रह हो गई ना। तो पूर्वाग्रह किसी क्षेत्र को लेकर भी हो सकता है कि अच्छा उस जगह के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं ऐसे होते होंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ऐसे होते होंगे, साउथ के लोग हैं ऐसे होते होंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, नॉर्थ के लोग हैं इनमें ये चीज नहीं होगी, ये शायद ट्रेडिशनल नहीं होंगे, इनमें कल्चर ठीक नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि गांव शहर के अलावा आप धर्म को लेकर, आप पर्टिकुलर जाति को लेकर, अच्छा इस जाति के लोग ऐसे होते होंगे, होता है ना, ये आप अपने चारों, आप खुद भी करते होंगे, आपके दिमाग में भी आ जाता होगा कि अच्छा आपने किसी का नाम सुना, सरनेम सुना, आपके दिमाग में पूरी भूमिका बन गई कि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वह ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप कई तरीके से पूर्वाग्रहित हो जा रहे हैं, है ना। सो प्रीजुडिस जो है वह कई तरीकों का हो सकता है, आपके धार्मिक विश्वास को लेकर, आपके कलर को लेकर, स्किन को लेकर। जैसे कि नस्ल भेदी भेदभाव आप सुनते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वह स्किन कलर को लेकर बहुत ज्यादा थे, है ना, कि गोरा काला उस वक्त काफी चलता था। तो ये क्या है कि आप स्किन को लेकर भी पूर्वाग्रहित है, गोरे लोग ही सुंदर होते हैं, ब्यूटी की एक परिभाषा है ना। तो ये सारी चीजें नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये पूर्वाग्रह हो गया कि केवल गोरे लोग ही सुंदर होते हैं, ये क्या हो गया,
पूर्वाग्रह हो गया। तो ये सारी जो बातें हैं बच्चों, ये आपका एक जो माइंड सेट है वह डेवलप कर देती हैं, और इस माइंड सेट के पीछे कोई भी एक फेयर ओपिनियन नहीं होता। तो जब आप ऐसे अनरीजनेबल अनफेयर ओपिनियन माइंड सेट रखते हैं तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। क्लियर? अब आगे चलो, इससे एक कदम हम आगे चलते हैं कि अब सोच तो हम यही रहे थे लेकिन ये थोड़ी सी ढीली ढाली व्यवस्थाएं थी, आगे जाकर धीरे धीरे ये समाज में मान्यताएं धारण कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम रूढ़िवादी की बात करें, इससे एक कदम आगे है आपका स्टीरियोटाइप होना। ठीक है, यहाँ तो आप ग्रसित है, हो सकता है कि आपको समझाया जाए तो आप मान जाओ, यहाँ आप नहीं मानोगे, यहाँ आप नहीं मानोगे। जब आप स्टीरियोटाइप्स हो जाते हैं, रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती है, जब आपके पूर्वाग्रह बहुत पक्के हो जाते हैं, वो रूढ़ियां बन गई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर जेंडर बायस्ड होना, ठीक है, जेंडर बायस्ड होना, कि अगर हम यहाँ पर गर्ल्स की बात करें एंड बॉयज की बात करें, अरे लड़के हो रो रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? तो यहाँ पर बॉयज का मतलब क्या हो गया कि आप जो है वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, आप फिजिकली स्ट्रांग बनो, आप मेंटली स्ट्रांग बनो, और जो इमोशनल वर्ड है वह गर्ल्स के लिए रख दिया कि लड़कियां हैं तो सौम्य और आपका एक स्वभाव जो है वह अच्छा होना चाहिए, आपका वेल बिहेव्ड होना चाहिए। अरे लड़कों जैसे क्यों बात कर रही हो, लड़कों जैसे क्यों व्यवहार कर रही हो? तो ये सारी चीजें क्या हो गई कि ये चीजें जो है आगे जाकर मान्यताएं बन गई, समाज ने इनको रूढ़ियों के रूप में अपना लिया। एक और रूढ़ी सुनो कि जैसे हम कहें कि लड़कियां जो है वह हवाई जहाज नहीं उड़ाती, एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती, है ना, पायलट जो है वह केवल लड़का ही होता है, गर्ल्स नहीं हो सकती। तो आपने हाल फिलहाल में शिवांगी, है ना, जो कि नौसेना 2019 में पहली महिला नौसैनिक पायलट थी, और भावना कंठ जो कि पहली महिला फाइटर राफेल उड़ाने वाली महिला बनी। सो यहाँ पर ये सारी बातें क्या उन रूढ़ियों को तोड़ती नहीं है? डेफिनेटली तोड़ती है ना। आप भी तोड़ सकते हैं इस बात को कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होते, डेफिनेटली आप कोशिश कीजिए ना, फर्स्ट रैंक भी आएगा। सो यहाँ पर देखो कि गर्ल्स और बॉयज को लेकर सबसे ज्यादा स्टीरियोटाइप, और शायद समझाने का यही एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि वेल बिहेव्ड, आप जो ये वर्ड है ये आपको पुट करना हो, आप कहाँ करोगे? गर्ल्स में, बॉयज में? डेफिनेटली आप गर्ल्स में करो कि लड़कियों को अच्छे तरीके से बात, लड़कों का क्या, इन्हें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि जब इस तरह की धारणाएं समाज में बन गई कि बॉयज जो है वह उन्हें एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए, गर्ल्स को नहीं किया जाना चाहिए, लड़की है तो उसके लिए शिक्षा जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये आपका स्टीरियोटाइप होना हो गया, ये आपका रूढ़िया हो गया। ठीक है, रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी धारणाएं मतलब एक ऐसा व्यवहार, एक अनरीजनेबल आपके पास ओपिनियन था, आपने उसको स्थायी कर दिया कि नहीं नहीं मैं तो यही मानूंगा कि लड़के ही होशियार होते हैं, मैथ्स लड़कियों का काम नहीं है, मैथ्स लड़कियों को नहीं आता, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, तो ये हो गया आपका रूढ़िया। आगे चलते हैं। अब आपकी ये धारणाएं थी समाज में, असमानता, जब आपने बिहेवियर कर दिया, जब आपने व्यवहार कर दिया रूढ़ियों के आधार पर, तो ये क्या हो गया, असमानता हो गया कि वो हमसे डिफरेंस है, हम इसको इस जगह पर खड़ा नहीं होने देंगे। हम जो है आपने कास्ट सिस्टम के आधार पर कर दिया, आपने रिलीजन जो है वह बायस्ड होकर कर दिया, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को कास्ट के आधार पर ये जो काम है वह नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि वर्ण सिस्टम जो है वह काफी समय से चला आ रहा था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था आप पढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि अलग अलग ईच फंक्शन ऑफ सेट जो है वह बना दिया कि ब्राह्मण्स का अलग होगा, ठीक है, क्षत्रिय का अलग होगा, और जो आपके बाकी जो वर्ग है उन सबका अलग अलग फंक्शन ऑफ सेट होगा। एक वर्ग का जो व्यक्ति है, एक कास्ट का जो व्यक्ति है, वह दूसरा काम नहीं कर सकता, तो कुम्हार का बेटा जो है वह कुम्हार ही करेगा। ठीक है, जो कृषि कार्य कर रहा है वो आगे उसका जो परिवार है, जो आगे आने वाला उसका बच्चे हैं, वो भी उसी से संबंधित होंगे, उसी से अपना जो कार्य है वह आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे समानता के लिए संघर्ष। तो समानता के लिए संघर्ष महिलाओं ने भी किया, पुरुषों के समान स्थिति पाने के लिए, किसानों ने भी किया, जमींदारों के लिए, पूरे देश ने किया, ब्रिटिशर्स के लिए, उनका जो नस्ल भेदी सिद्धांत था उसको गलत प्रूफ करने के लिए, उनकी जो व्हाइट मैन बर्डनशिप थी कि भगवान ने पूरे विश्व में हमें ही काम दिया है कि हम सबको सब बना दे, है ना। तो ये सारी बातें क्या है, समानता के लिए संघर्ष। और कास्ट सिस्टम में आपको याद होगा डॉक्टर अंबेडकर का नाम, है ना, जिन्होंने कास्ट सिस्टम जो दलित वर्ग है उसके लिए काफी वर्क जो है वह किया। सो देखो, सबसे फर्स्ट पूर्वाग्रह की जब हम बात करें,
समझ लिया हमने इसको कि एक नेगेटिव टेंडेंसी आपने बना ली कि किसी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी के लोग हैं, किसी धर्म के लोग हैं, वह इस तरीके के होते हैं, आप उसी अकॉर्डिंगली उनके लिए धारणाएं रखने लगे। ये आपका प्रेजुडिस हो गया, पूर्वाग्रह हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक जो अनफेवरेबल एक ओपिनियन आपका होता है। लाइक हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें कि जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो सबसे अच्छी है, इज द बेस्ट एंड अदर आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या जा रहा है, इससे क्या, मान लीजिए किसी ने आपके सामने इंग्लिश के 4 वर्ड बोल दिए, इंग्लिश इज जस्ट एन लैंग्वेज ना, वो केवल एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। आपने इंग्लिश को अपने दिमाग में बैठा रखा है कि जो इंग्लिश है नहीं वह एलिट क्लास पीपल लैंग्वेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। क्यों गांधी जी ने कहा था कि भाई जो ये अंग्रेज है और जो अंग्रेजी है इसने हमें मानसिक गुलाम बना लिया है ना, मानसिक गुलाम की। जब हम देखते रहे इंग्लिश है, अंग्रेजी है, आप उसको एज ए लैंग्वेज ट्रीट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने अपनी धारणाएं बना ली कि नहीं इंग्लिश जो है वह बेस्ट है, इंग्लिश जो लोग बोल रहे हैं वह एलिट क्लास पीपल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, समझिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर जब आपने जो पूर्वाग्रह थे, ठीक है, पूर्वाग्रह कैसे थे, आपके अनफेवरेबल थे, और जैसे कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज को बेस्ट मानना, ये आपका एक पूर्वाग्रह हो गया। अब नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी हमने देखा कि रूढ़िवादी मतलब एक और कदम आगे कि आपने उन धारणाओं को पक्का कर लिया कि लड़कियां जो है हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, ये केवल लड़कों का काम है। ठीक है, सो यहाँ पर रूढ़ियों का मतलब होता है कि आपने एक ही ग्रुप के लोगों को एक ही छवि में बांध दिया, जबकि लोग तो अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे, आप सही मायने में एजुकेटेड है, तो आप इस तरह की बातें नहीं सोच सकते कि अरे पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं वह ऐसे होते हैं, या इस पूरे जो रिलीजन है इसके लोग ही ऐसे होते हैं। जब तक आप उस चीज को अपने स्तर पर चेक ना कर ले, महसूस ना कर ले, उसको देख समझ ना ले, तब तक आपको उसके अकॉर्डिंगली व्यवहार नहीं करना चाहिए। कि किसी व्यक्ति ने कह दी कि नहीं ये चीज जो है, या ये जो कम्युनिटी है, या जो ये जो चीज है वह ऐसी है, आपने उसी अकॉर्डिंगली बात मान ली। अरे चेक तो करो उस चीज को, तभी तो रूढ़ियां टूटती है ना, तभी तो रूढ़ियां टूटती है। जैसे कि आप देखेंगे कि इवन वेस्टर्न जो कंट्रीज है उसमें महिलाओं को, फीमेल्स जो है उसको वोटर राइट नहीं दिया गया था, लेकिन जब आप देखेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, और वहां पर पुरुष नहीं होते क्योंकि वह लड़ाई पे चले गए, तब महिलाओं को आगे लाया गया। फिर देखा कि अच्छा महिलाएं भी वोट दे लेती हैं, तब उनको जाके आगे जो वोटिंग है वह उसके राइट दिए गए। आगे हम पढ़ेंगे इन सब चीजों, ये सारी चीजें पॉलिटी में बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉलिटी डोंट वरी। ठीक है, इन सब चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो कि जब हम देख रहे हैं कि एक ही छवि में आपने पक्की धारणाएं बना ली, वही रूढ़ियां बन जाती हैं। तो आपने क्या किया कि आपने किसी भी व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं वह अपने आधार पर आपने बना ली। ठीक है, आपने अपने आधार पर तथ्यों को जांचे बिना आपने क्या किया, उसको एक ही धारणा में बांध लिया। वही साथ ही देखो कि जो स्टीरियोटाइप या रूढ़िवादी है वह इस बात पर विचार नहीं करता कि लोग जो हैं वह अलग अलग हो सकते हैं, लोग जो हैं वह जटिल हो सकते हैं, सब एक जैसे नहीं है। अगर आप ये सोच लेना कि हर एक जो पर्सन है उसका अपना एक ओन जो व्यक्तित्व है वह होगा, अपना उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस और सारी चीजें वह होंगी, वह अलग अलग बिहेव कर सकता है। ठीक है, तब जाके आपकी जो रूढ़ियां है वह समाप्त होगी। अब आगे देखो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉन्ग एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो सॉन्ग एंड सिंबल्स इमर्ज हुए उसके बारे में। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड एंड थर्ड, इसे पढ़ के आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। क्लियर? चलो आओ देखते हैं। देखो फर्स्ट आपसे कहता है कि जो भी गीत और प्रतीक उभरे वह देश की विविधता का सम्मान करते हैं और हमारी समृद्ध परंपरा को हमें याद दिलाते हैं। ठीक है, सॉन्ग एंड सिंबल्स आर इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, सर्व अ कंस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्री रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही, स्वतंत्रता संग्राम में जो भी चीजें उभरी ये हमारी विविधता को समृद्ध करती हैं। नेक्स्ट देखो, ये केवल राजनीतिक नेताओं के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ यूज किया गया था। ये जो सिंबल्स हैं, है ना, ये जो सॉन्ग्स थे, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पॉलिटिकल लीडर ओनली, रॉन्ग हो जाएगा। आम लोगों ने भी तो यूज किया था ना इन सब चीजों को, केवल पॉलिटिकल लीडर्स नहीं थे। नेक्स्ट इज, भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था। डेफिनेटली इनकरेक्ट पूछा है, इस पर भी ध्यान दे लेना है ना, वरना पता चला इनकरेक्ट ना पढ़ो और आपका आंसर हो जाए 1 और 3। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो हर एक क्लास में हम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। अब देखो भारत की विविधता का सबसे अच्छा उदाहरण,
तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दुनिया के 7 प्रमुख धर्म हैं, देयर आर 7 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। सेकेंड है, ऑल द मेजर रिलीजन्स आर प्रैक्टिस इन इंडिया, भारत में सभी प्रमुख धर्मों का पालन किया जाता है। More than 1600 languages are people mother tongue and there are more than 1000 dance of form of India। 16 से अधिक भाषाएं हैं और भारत में 1000 से अधिक जो डांस फॉर्म है। अच्छा ये बताओ 1000 से अधिक या 100 प्लस है? सो अभी तक तो भाई 100 प्लस के आसपास है। सो एक सेंटेंस आपका गलत हो गया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड जो है वह बिल्कुल सही है कि भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन फर्स्ट जो है कि दुनिया में 7 नहीं बच्चों 8 प्रमुख धर्म है, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। क्लियर? इनकरेक्ट चूंकि आपसे पूछा था, सो 1 and 3 ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, which of the following statement is are incorrect about डॉक्टर बाबा अंबेडकर। जब आप देखेंगे कि समानता के लिए संघर्ष होता है, कास्ट को लेकर जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, लोगों को अयोग्य समझा जाता था, अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जाता था, अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है आर्टिकल 17 में किया गया था, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वह यूपीएससी ने पूछा, आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड, ये किस हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है? आप क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, फोर्थ स्टेटमेंट है, फर्स्ट कहता है कि उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। ही इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर was the first person from his caste who complete his college education and went to England to become a lawyer। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की शिक्षा पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन थे और साथ ही इनके द्वारा जो योगदान दिया गया था संविधान सभा में वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, और यही वजह है कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सेकंड बिल्कुल सही है कि ये फर्स्ट थे। कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर उस वक्त के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इनके पास 14 से अधिक जो डिग्रीज है वह हुआ करती थी, ठीक है। और ये जो है वह इंग्लैंड गए थे लॉयर बनने के लिए, डेफिनेटली। लास्ट देखो, लेटर इन लाइफ इन कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। बाद के जीवन में उन्होंने ऐसे धर्म की खोज की जो सभी धर्मों को, सभी लोगों को समान मानता हो। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप सी को पढ़ेंगे ये रॉन्ग है कि इन्होंने दलितों से जाति व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने का आग्रह किया। He urged Dalits to resign from government job in order to move out caste system। अरे इन्होंने कहा था कि अगर आपको कास्ट सिस्टम से हटना है, आपको अपनी शिक्षा पर, आपको अपनी सोशल लाइफ जो है वह ठीक करनी होगी, आपको एजुकेशन पर फोकस करना होगा, और आपको अपने लिए एक सीट जो है, अपनी जो जगह है वह बनानी होगी, आपको गवर्नमेंट जॉब करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा गया कि आपको सरकारी नौकरी करनी चाहिए, ना कि उससे इस्तीफा देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ एक बात और आप सभी जान ले कि जब हम बात करते हैं अंबेडकर की, तो अंबेडकर के द्वारा जो एक नई शाखा की बात की गई थी, लाइक जैसे आप हीनयान, महायान, स्थाविरवादी, ये सारे बौद्ध धर्म के जो शाखाएं हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से अंबेडकर के द्वारा नव बौद्ध मार्ग की जो खोज है वह की गई थी, ठीक है। इन्होंने जो धर्म में जो अपने सिद्धांत दिए उसे नव बौद्ध शाखा कहा गया, न्यू बुद्धिस्ट। इंपॉर्टेंट है भाई ये न्यू बुद्धिस्ट, ठीक है। और ये क्या था, ये समानता पर आधारित था कि सभी जो लोग हैं वह समान होंगे। साथ ही आपको याद होगा कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपका जो आर्टिकल है 14 to 18 ये आपसे समानता की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, समानता है ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, मैं यहाँ स्टार लगा देती हूँ, याद रखना, ठीक है। यही क्वेश्चन बच्चों यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि राइट अगर हम, आपको पता है आर्टिकल जो आपका 18 है ये अनटचेबिलिटी एबॉलिस्ट की बात करता है, और अगर आपने जाति के आधार पर किसी के साथ अयोग्यता उस पर आरोपित की है तो इसे एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आर्टिकल 14 to 18 यानी राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्लियर? चलिए, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इन सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल ऑफ इंडियन विच रेफरेंस टू द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको 3
जो स्टेटमेंट है वह दी है, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चों आपसे कहता है एवरीवन हैज इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अधिकार और अवसर प्राप्त है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का जो सिद्धांत उसे अपनाया गया है और इससे एक लोकतांत्रिक समाज में, है ना, एक लोकतांत्रिक समाज में इसे एज अ की वैल्यू इसको माना गया है कि जब सभी समान होंगे तभी देश स्वतंत्र होगा। इसके पीछे कारण है कि अगर आप देखते हैं कि राइट टू इक्वालिटी पहले है, फ्रीडम बाद में है। इक्वालिटी की बात पहले की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, समानता पहले है, क्योंकि अगर समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता बहुत समय तक सस्टेन नहीं कर सकती। तो आपको याद होगा कि जो हमारा फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, ये बाद में है, ठीक है, ये बाद में 19 to 22 तक है, 19 से 19 से 22, और ये आपका 14 से 18। इक्वालिटी के बाद फ्रीडम, क्योंकि अगर इक्वालिटी नहीं होगी, मान लो दो कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी हावी हो गई, दूसरी को गुलाम बना लेगी, नहीं बना लेगी, है ना, इस पे कुछ भी इम्पोज कर सकती है, थोप सकती है ना। सो हमें समानता पहले चाहिए, और यही एक कारण है कि हमारा जो संविधान बना बच्चों, उसमें हमने समानता को पहले रखा, इक्वलिटी को पहले रखा, ठीक है। सो देखो फ्रीडम जो है वह बात की बात हो गई। चलो आप देखते हैं, सभी को समान अधिकार अवसर है, डेफिनेटली। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज बीन लीगली एबॉलिश्ड बाय लॉ, अस्पृश्यता को एक अपराध के रूप में देखा जाता है, कानून के द्वारा इसे कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है, डेफिनेटली, बिल्कुल सही, ठीक है। आर्टिकल 17 आपको याद रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द जुडिशरी टू टेक स्पेसिफिक steps to realize right to equality for poor and other such marginal communities। संविधान ने न्यायपालिका पर गरीब और ऐसे सीमांत समुदायों के लिए समानता के अधिकार को साकार करने के लिए विशेष कदम उठाने की जिम्मेदारी दी है। न्यायपालिका के पास कदम उठाने की जिम्मेदारी होगी, या फिर मान लो कि आपको SC ST रिजर्वेशन करना है, या फिर आपको समाज में महिलाओं के लिए कोई नीतियां बनानी, तो ये काम गवर्नमेंट का होगा, है ना, ये काम जुडिशरी का नहीं है। जुडिशरी तो ये देखेगी कि भाई कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा आपके फंडामेंटल राइट्स का, तो एज वो आपके फंडामेंटल राइट्स का अभिभावक के रूप में कार्य करेगा, एक संविधान के संरक्षक के रूप में जुडिशरी का काम होगा। तो यहाँ पर गरीब और ऐसे जो सीमांत समुदाय हैं, जो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं है सोसाइटी के, लाइक हम बात कर ले ट्रांसजेंडर्स की, ठीक है, हम बात कर ले महिलाओं की, SC STs की, और भी ऐसी जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि अभी इकोनॉमी वीकर जो सेक्शन है उसे रिजर्वेशन अगर दिया गया, तो ये न्यायपालिका ने काम किया। हाँ, न्यायपालिका इसको जांच सकती है कि क्या ये जो लॉ बना वह सही था या फिर नहीं था, लेकिन अगर ऐसे कदम उठाने की बात आएगी तो न्यायपालिका नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। सो जो थर्ड है वह गलत हो गया, फर्स्ट और सेकंड सही है, चूंकि करेक्ट पूछा था, ऑप्शन नंबर A आंसर हो गया। तो आई थिंक मुझे लगता है, देखो ये जो क्वेश्चन है कुछ बच्चों के मन में होगा कि मैम आपने कुछ चीजें पढ़ाई ना क्वेश्चन में रख दी, अरे बेसिक टू एडवांस चलेंगे ना, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो आपकी NCERT में सीधे नहीं दिए, बट हाँ उससे रेलेवेंट थे, हमने उस पर भी हमने डिस्कशन जो है वह कर लिया। तो बेसिकली बच्चों, चूंकि आज की क्लास शुरुआत में आप एज अ डेमो भी देख सकते हैं कि भाई क्या क्या आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, आपको जो ये नोट्स है वह किस तरह से मिलेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में आपके जो भी कमेंट्स होंगे, आपके जो भी सजेशंस होंगे बच्चों, उन सभी को कंसीडर किया जाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, उस पर भी जो हमारी टीम है आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बुनियाद बैच आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और अगर आप हिंदी वाले बच्चों को ये लग रहा है कि मैम आपने इसमें हिंदी का यूज नहीं किया है, पहले आप पूरा फ्लो चार्ट हिंदी में बनवाती थी, काफी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, है ना, जो मुझसे पहले क्लासेस ले चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा आप भी एक लेवल आगे चलते हैं हम, है ना, साथ साथ थोड़ी सी इंग्लिश भी अपन सीख जाएंगे। तो इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा सा आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आपको सीखनी है। तो जो भी मैं चीजें आपको लिखवा रही हूँ वो इंग्लिश में भी मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो आप उसको लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर है। सो चलिए, चूंकि आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, तो इसका जो कुछ आपके सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल क्या है, ये 2-3 पॉइंट्स हम कल की क्लास में देख लेंगे, एंड कल हम समझेंगे कि जो गवर्नमेंट है वह क्या है, ठीक है, और फिर लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से हम क्रम से जो है वह चलते रहेंगे, और आप सभी बच्चे जो है वह जुड़े रहिए। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट को जो फर्स्ट टाइम UPSC वाला चैनल पर है, सो बच्चों आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई और भी फ्रेंड्स के साथ ये नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, ये जो क्लास है वह शेयर किए जानी चाहिए, तो डेफिनेटली साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सभी टीचर्स के आप सभी को मिलते रहे। सो बच्चों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में।
एंड आपके जो सजेशंस है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।